Student, Assalamu alaikum. Our lecture for the week 10 starts from the topic the dimension of a vector space. Definition: if V is spanned by a finite set, then V is said to be finite dimensional, and the dimension of V, written as dim V, is the number of vectors in the basis for V. तो यहाँ पे जो V है, V एक सेट है, वेक्टर स्पेस है बेसिकली कंटेनिंग द एलिमेंट्स वेक्टर एलिमेंट्स। उसके अंदर अगर फाइनाइट एलिमेंट्स हैं, यानी उसके अंदर 2 4 10 12 इस तरह काउंटेबल जो एलिमेंट्स हैं, तो वो फाइनाइट सेट होगा और उसकी डायमेंशन भी फाइनाइट होगी। जितने उसके एलिमेंट्स होंगे वही उसकी डायमेंशन होगी। देखिए, नंबर ऑफ वेक्टर्स इन द बेसिस इज फॉर वी, तो वही उसकी डायमेंशन कहलाएगी। तो बेसिस क्या होती है, इससे पहले हम डिफाइन कर चुके हैं। बेसिस जो है उसके अंदर यानी एक वेक्टर स्पेस की बेसिस जो है वो एक सेट होती है, और उस सेट के एलिमेंट्स आपस में दो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। नंबर एक, वो स्पैन करते हैं वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स को। नंबर टू, वो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ये दो कंडीशंस बेसिस के लिए होती है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ कि बेसिस क्या होती है। बेसिस जो है वो एक सेट होता है वेक्टर्स का जो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं और एक स्पैन करते हैं। मिसाल के तौर पे आपको पता है 3 डायमेंशंस के अंदर हम यूनिट वेक्टर जो है आई जे के, हम 3 यूनिट वेक्टर लेते हैं। तो ये तीनों यूनिट वेक्टर आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं और ये कोई भी वेक्टर जनरेट कर सकते हैं, यानी इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो एक वेक्टर बनाएगा हमेशा। ठीक है, तो ये 3 बेसिस की वजह से, 3 एलिमेंट की वजह से इस बेसिस की डायमेंशन जो है वो 3 होगी। और डायमेंशंस को हम डिम v के साथ लिखेंगे। द डायमेंशन ऑफ द जीरो वेक्टर स्पेस that is containing 0 is defined to be 0. Zero vectors की basis है वो भी 0 होगी। If V is not spanned by a finite set, the V is said to be infinite dimensional. यानी अगर वो उसके अंदर infinite elements होंगे तो फिर वो infinite dimensional basis होगी। For example, the standard basis for Rn contains n vectors, and so the dimensions of Rn is equal to 3। यहाँ अगर is equal to n, यहाँ अगर 3 होगा तो ये इसकी डायमेंशन 3 होगी। अगर n है तो n इसकी डायमेंशन n होगी। ठीक है, the standard polynomial basis 1 t square shows that dimensions of P2 is equal to 3। यहाँ पे देखें इस बेसिस के कितने एलिमेंट हैं, इस बेसिस के 3 एलिमेंट, और तीनों आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। लिहाजा इसकी डायमेंशन जो है वो 3 है, जबकि ये पोलिनोमियल जो है 2 का है। यानी हमने यहाँ पे देखना है कि मैक्सिमम पावर कितनी है। जो मैक्सिमम पावर है वही पोलिनोमियल की डिग्री होगी। तो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हैज डायमेंशन 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, उसकी डायमेंशन से एक ज्यादा n+1 होगी। और अगर हम यहाँ कुछ ना लिखें, वहाँ पिछले हमने पी एन लिखा था, अगर हम सिर्फ पी लिखें तो फिर ये स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल होगी और इसकी डायमेंशन इन्फिनिट होगी। यहाँ एन लिखेंगे तो फिर वो फाइनाइट डायमेंशनल होगी। यहाँ पे ये पी स्पेस पी जो है ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स इज इन्फिनिट डायमेंशनल स्पेस। फॉर एग्जांपल, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द सब स्पेस। ये एक सब स्पेस है ऑफ आर। ठीक है, उसकी डायमेंशंस निकालने के लिए क्या होगा, डायमेंशंस निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इसकी बेसिस क्या है। अब बेसिस के लिए क्या होना चाहिए, वेक्टर्स होने चाहिए जो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं और स्पैन करते हैं वेक्टर्स को।
तो हम देखें इस सॉल्यूशन देखें, ये इस जो जनरल फॉर्म है इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, ये सेपरेट कर लेते हैं। तो सेपरेट करने से हमारे पास ये बेसिस बनाएंगे। नाउ डायमेंशंस ऑफ नल ए एंड कोल ए, यानी किसी भी मैट्रिक्स की डायमेंशन जो है दो तरह की होगी। एक उसको हम नल मैट्रिक्स कहेंगे, नल स्पेस कहेंगे, और एक दूसरे को कोल स्पेस कहेंगे। Now, what is the dimension of null A is basically the dimension of null A is the number of free variables in the equation Ax is equal to 0. ये एक homogeneous equation है, right? इस homogeneous equation के अंदर अगर हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देखेंगे, तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जो है वो बेसिकली जो है वो उसमें जितने फ्री वेरिएबल होंगे, मिसाल के तौर पे अगर ये मैट्रिक्स, ये कॉलम मैट्रिक्स जो है ये 3 का है, और ये जो मैट्रिक्स है ये 5 कॉलम्स का है, तो फिर आपके पास 5 वेरिएबल्स होंगे। यानी ये जो जब इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो 3 इक्वेशंस होंगी और 5 वेरिएबल होंगे। तो लिहाजा हमें सॉल्यूशन जो है वो तो उसके अंदर जो वेरिएबल है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे, तभी जाके वो हमें नॉन लीनियर सॉल्यूशन मिलेगा। तो जो फ्री वेरिएबल होंगे, जो जिनके ऊपर बाकी डिपेंड करेंगे, वो ही डिटरमिन करेंगे इसकी नल स्पेस को। And the dimension of col is the number of linearly independent columns in A. जो मैट्रिक्स के कॉलम हैं वो अगर आपस में जितने जितने कॉलम्स हैं, मिसाल के तौर पे मैं नीचे अगली एग्जांपल में आपको क्लैरिफाई कर दूंगा कि अगर उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स जितने कॉलम्स होंगे वो, यानी लुक एट दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास 5 कॉलम्स हैं, ठीक है? इन 5 कॉलम्स के अंदर कुछ कॉलम्स आपस में लीनियरली डिपेंड करेंगे और कुछ कॉलम इंडिपेंडेंट होंगे। हमने सिर्फ वो देखना है कि जो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं, उनकी जो स्पेस है वो कोल स्पेस होगी। और यहाँ पे देखें इस मैट्रिक्स के अंदर अगर मैं इसकी ऊपर एक्स अप्लाई करूँ तो ये इसकी डायमेंशंस जो है, इस मैट्रिक्स की डायमेंशन क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं। सो इसकी डायमेंशन 3/5 है। अगर मैं इसके ऊपर एक्स के ऊपर ये अप्लाई करूँ तो मेरे पास 3 इक्वेशंस बनेंगी, और जबकि मेरे पास 5 वेरिएबल होंगे, ठीक है? तो लिहाजा अगर मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है, होमोजीनियस इक्वेशन का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखूं तो इस तरह मैं होमोजीनियस इक्वेशन का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख सकता हूँ। ओके, तो हमने ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस का, उसको हमने इसके ऊपर एचलन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। एचलन फॉर्म का मतलब ये है कि इस डायगोनल के नीचे हमने यहाँ जीरो लानी है, ठीक है? तो रो ऑपरेशंस हम करेंगे। रो ऑपरेशंस के साथ देखें, अब यहाँ पे ये जीरो आ गई है, लेकिन इसको फर्दर देखें, हम अगर इसको फर्दर रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये सारे ज़ीरो आ गए। ये ज़ीरो एक रो के अंदर सारे ज़ीरो आने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो थर्ड वेरिएबल है
वो फ्री वेरिएबल है, ठीक है? आपको पहले भी बता चुके हैं कि इस तरह अगर आपके पास कोई होमोजीनियस इक्वेशन या नॉन होमोजीनियस इक्वेशन जो है, जब आप उनको सॉल्व करते हैं, एचेलन फॉर्म बनाते हैं, तो कोई भी रो अगर आपके पास सारी की सारी रो 0 हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो वेरिएबल है, थर्ड वेरिएबल है, वो इंडिपेंडेंट है, जो वो फ्री वेरिएबल है। लेकिन इसके अंदर टोटल जो है वो 5 वेरिएबल होने चाहिए, बिकॉज़ देयर आर 5 कॉलम्स ओवर हियर, तो 5 वेरिएबल्स और 3 इक्वेशंस हैं। तो इसका मतलब ये है कि x ही तो हमने पहले डिक्लेयर कर दिया कि वो फ्री वेरिएबल है। तो इसके बाद दूसरे कॉलम्स को देखें तो उनमें मज़ीद कुछ फ्री वेरिएबल होने चाहिए। लेकिन अगर इस इक्वेशन को यहाँ से देखें, इस जगह से देखें, तो we can write this from the first row. We can generate the equation 3x1 minus 3x1 plus 6x2 plus 0x3 plus 3x4 minus 9x5 is equal to 0. तो अगर हम ये टर्म अदर साइड पे ले जाएंगे तो इनके जो सिग्नेचर है वो चेंज हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि x1 जो है हम उसको इस तरह लिख सकते हैं, जबकि x3 जो है, x3 यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अब गौर करें तो थोड़ा सा चीज़ें चेंज हो गई हैं कि यहाँ पे चूँकि यहाँ पे 0 था, यहाँ पे भी 0, इसकी वजह से जो बुनियादी तौर पे x4 और 5 हैं और x2, ये फ्री वेरिएबल्स हैं, ये फ्री वेरिएबल्स हैं और ये डिपेंडेंट हैं, ठीक है? तो हेंस द नॉन जो सॉल्यूशन है इसका, नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन जो है, ये नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन जो है, हम इसमें इस तरह लिख सकते हैं कि x1 की वैल्यू ये हम डाल देंगे, x2 एज़ इट इज़ क्योंकि ये फ्री वेरिएबल है, x3 यहाँ से देखें ये हम डाल देंगे, x4 जो है ये फ्री वेरिएबल है, x5 फ्री वेरिएबल है। तो अगर हम इनको सेपरेट करें, जैसा कि हम पिछले एग्जाम्पल में कर चुके हैं, तो सेपरेट करने से यानी x2 हमने कॉमन ले लिया तो एक कॉलम ये आ गया, प्लस x4 कॉमन लिया तो ये आ गया, प्लस x5 कॉमन लिया तो ये आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये कॉलम मैट्रिक्स जो है, ये कॉलम मैट्रिक्स जो है, ये बेसिकली वेक्टर है। तो इनके ये लीनियर कॉम्बिनेशन सॉल्यूशन जो है वो जनरेट हो रहा है थ्रू दी दीज थ्री वेक्टर्स। तो जो पीरियड सॉल्यूशन है हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं, वेयर v1 इज दिस वेक्टर, v2 इज दिस वेक्टर, v3 इज दिस वेक्टर। अब ये तीनों कॉलम मैट्रिक्स हम देखते हैं कि क्या ये आपस में लीनियर इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो लीनियर इंडिपेंडेंट के लिए हमने एक लीनियर कॉम्बिनेशन जो है बना के उसको सेट करना है इक्वल टू 0, और फिर ये तीन इक्वेशंस जो है यहाँ से रिज़ॉल्व करेंगे और अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 की वैल्यूज़ निकालेंगे। अगर ये वैल्यूज़ सारी की सारी अगर ये सारी की सारी 0 आ गई, तो फिर हम कहेंगे कि ये वेक्टर्स जो हैं आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो इन 3 प्रीवियस इक्वेशंस को अगर हम रिज़ॉल्व करें, तो हमारे पास एक इक्वेशन ये बनती है, दूसरी इक्वेशन से ये बनेगा, तीसरे से ये बनेगा, चौथे ये है, पाँचवीं ये है। तो यहाँ पे देखें अल्फ़ा 1 भी 0 है, अल्फ़ा 2 भी 0 है, अल्फ़ा 3 भी 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों वेक्टर्स आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और 2 चीज़ें हमने साबित कर दी। एक तो ये कि ये तीनों वेक्टर्स जो हैं, ये जो सॉल्यूशन है आपका होमोजेनियस इक्वेशन को जनरेट करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये आपस में लीनियर इंडिपेंडेंट है। तो इसका क्या मतलब है, ये 2 प्रॉपर्टी सैटिस्फाई करें तो ये इसका सेट क्या बनेगा, वो सेट एक बेसिस कहलाएगा। और ये बेसिस जो है ये स्पैन करेगा नल ए को, और उसकी डायमेंशन बेसिकली 3 होगी। क्यों 3 होगी? 1, 2 और 3 इसके 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये इसकी बेसिस 3 होगी। अब हमने कोल ये जो है, यानी कोल से मुराद हमारी कॉलम ए के कॉलम जो हैं उनके मुतालिक बात करनी है कि उनकी डायमेंशंस क्या है। तो कोल ए के लिए वेरी सिंपल, हम यहाँ पे देखें कि ये 5 कॉलम्स हैं। 5 कॉलम्स का मतलब ये है कि हमने सिर्फ वो देखना है कि जो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है।
अगर हम इसको रिड्यूस करें, तो इसकी रिड्यूस ये जो पीछे हमने किया है, रिड्यूस किया है, तो अब इसको थोड़ा-सा और क्लैरिटी हो गई है। जी, इसके अंदर जो कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, उतने ही यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो इस कॉलम को देखें, ये कॉलम जो है, कॉलम 2 जो है, वो हम लिख सकते हैं -2a1, यानी a1 को -2 से मल्टीप्लाई करें, तो यही कॉलम बन जाता है। तो इसका मतलब ये कॉलम आपस में लीनियरली डिपेंडेंट है। इसी तरह A4 जो है, उसको हम लिख सकते हैं -A1 + 2A3, यानी A4 हम जनरेट कर सकते हैं थ्रू दिस इक्वेशन। इसी तरह 5 A5 भी जनरेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे ये A2 भी डिपेंड कर रहा है, A4 भी डिपेंड कर रहा है, A5 भी डिपेंड कर रहा है। तो इंडिपेंडेंट कौन से हैं? A1 इंडिपेंडेंट है और A3 इंडिपेंडेंट, यानी आपस में ये इन फ्री वेरिएबल्स हैं या फ्री कॉलम्स हैं और ये आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लिहाजा इसकी डायमेंशन जो है वो 2 होगी। इसके अंदर चूंकि 2 कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है, बाकी सारे एक दूसरे को डिपेंड कर रहे हैं, तो इसके जो डायमेंशन है वो 2 होगी। नाउ कंसिडर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.5। ये क्वेश्चन 1 है, बुक डेविड सी ले की जो बुक है, उसके अंदर एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसी तरह बाकी मैं एक क्वेश्चन कर दूंगा, बाकी क्वेश्चन भी आप वहीं से इसी तरह बिल्कुल इसके पैरेलल कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं क्वेश्चन 1 कर रहा हूँ, फाइंड बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ दिस सेट। तो बेसिस मैं बार बार ये बता रहा हूँ, बेसिस क्या होती है? बेसिस एक सेट है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसकी दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। एक प्रॉपर्टी ये है कि वो एक वेक्टर को जनरेट करें और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि वो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। तो लुक एट दिस कि इसको हम इससे पहले एग्जांपल भी कर चुके हैं, उसके पैरेलल एग्जांपल जो है ये बिल्कुल सेम वही एग्जांपल को फॉलो करेंगे। तो इसके हमने दो कॉलम सेपरेट कर दिए। अब ये यानी इसका मतलब ये है कि इसके जो ये सेट जो है, ये इस सेट के जितने एलिमेंट्स हैं उनको हम एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स हम ये लिख सकते हैं। ये दो वेक्टर जो हैं ये इस सेट के जितने एलिमेंट हैं उनको जनरेट कर रहे हैं। अब सिर्फ ये एक और बात हमने साबित करनी है कि ये आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके, तो एक वेक्टर को हमने u कह दिया, दूसरे वेक्टर को हमने v कह दिया। दस द गिवन सेट इज स्पैन्ड बाय u एंड v। this is u and this is v. For their linearly independence, we take a linear combination and set it equal to 0. तो यहाँ इस इक्वेशन देखें, अल्फा 1 माइनस 2 अल्फा 2 इज इक्वल टू 0, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू 0, and from this equation alpha 2 is equal to 0. तो 3 अल्फा 2 इज इक्वल टू 0 मीन अल्फा 2 इज इक्वल टू 0। अल्फा 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये अल्फा 1 भी 0 होएगा। तो इसका मतलब ये है कि अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों 0 हैं। इसका क्या मतलब है कि ये आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो अगर ये लीनियर इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब ये इसकी बेसिस होगी और इसके एलिमेंट्स कितने हैं? ये दो एलिमेंट हैं, लिहाजा इसकी डायमेंशन भी 2 होगी। तो इसकी डायमेंशन हमने इस तरह निकाल ली। Determine the next question is 13 of the same exercise 4.5. Determine the dimension of null A and col A for the matrix A. तो इससे पहले हमने आपको याद होगा कि अभी हमने एक एग्जांपल की है, उसी एग्जांपल के पैरेलल इसको हम रिजॉल्व इसका सॉल्यूशन। तो नल ए के लिए हमने क्या करना है कि हमने जो होमोजीनियस इक्वेशन है ए एक्स इज इक्वल टू 0, उसको उसके अंदर देखना है कि कितने फ्री वेरिएबल हैं। तो हम क्या करते हैं, आगमेंटेड मैट्रिक्स होमोजीनियस इक्वेशन का ये आगमेंटेड मैट्रिक्स है जिसमें ये आपके पास राइट हैंड साइड है, ये मैट्रिक्स है। तो इसको एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसको हमने एचलन फॉर्म में कन्वर्ट किया। एचलन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हम बहुत पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बार बार डिस्कस चुके हैं। इसको कैसे करते हैं इसको मेरा नहीं ख्याल कि आपके लिए मुश्किल होगा समझना। अब देखें यहाँ पे जब हमने एचलन फॉर्म में रिड्यूस किया तो एक यहाँ पे देखें, ये इक्वेशन जो है इससे अगर हम देखें तो x4 का कोफिशिएंट जो है वो 0 है, यहाँ पे x3 का कोफिशिएंट भी 0 है। तो इसका मतलब ये है कि ये अगर हम इक्वेट करें इसके साथ तो हम देखेंगे कि ये x3
और x4 दोनों फ्री वेरिएबल है। दोनों फ्री वेरिएबल है। सो वी ऑब्जर्व दैट x3 एंड x5, सॉरी x5 जो है, ये x5 जो है ये फ्री वेरिएबल है, क्योंकि ये 5 इसलिए है कि यहाँ इस इक्वेशन से देखें x, ये 5x4 प्लस x5 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 4 है वो 5 पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब फ्री वेरिएबल यहाँ 5 है। तो वापस यहाँ से इस मैट्रिक्स से हम इक्वेशंस बनाएं अगर, तो ये देखें, ये x1 जो है हम लिख सकते हैं x1 प्लस 21x3 प्लस 154x5 इज इक्वल टू 0। या x1 जो है वो इन दोनों को दूसरी साइड पे ले गए तो ये इस तरह होगा। इसी तरह x2 यहाँ से देखें, x2 प्लस 2x3 प्लस 29x5 इज इक्वल टू 0। तो x2 जो है वो हम इस तरह लिख सकते हैं। x5 देखें, x4 जो है यहाँ से x4 जो है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास x3 और x5 जो है ये फ्री वेरिएबल है। फ्री वेरिएबल्स मीन्स कि इनको हम कुछ भी वैल्यू देंगे तो ये x1, x2, x3, x4 निकल आएंगे। तो ये x1, x2, x4 जो है ये डिपेंड कर रहे हैं इन दो वेरिएबल्स के ऊपर, x3, x5। तो फ्री वेरिएबल इसके अंदर कितने हैं हमारे पास? दो हैं। हेंस डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इज इक्वल टू 2। तो इसके जितने फ्री वेरिएबल होंगे उतनी ही उसकी डायमेंशन होगी। इसको मजीद जो थोड़ा सा जो पार्ट रह गया है वो एग्जांपल में देखें। तो एग्जांपल में थोड़ा सा हमने इसका एडिशनल किया है, वो चीज़ें यहाँ पे तो रिपीट नहीं की। यहाँ पहले उसके अंदर हमने फिर साबित करना है कि x1, x2, x3, x4, x5 सोल्यूशन जो है उसको जब आप यहाँ पे लिखेंगे, x1 की वैल्यू डाल देंगे, x2 की, x3 एज इट इज, x4, x5। तो फिर जब आप कॉमन लेंगे, x3 कॉमन लेंगे, x5 कॉमन लेंगे, तो आपके पास राइट साइड पे दो मैट्रिक्स आए, दो वेक्टर्स आएंगे। लिहाजा वो दो वेक्टर्स आपस में हमने ये भी प्रूव करना है। ये एडिशनल चीज जो यहाँ पे रहेगी आपने प्रूव करनी है कि वो दो वेक्टर्स आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तब हम कह सकते हैं कि वो उसकी डायमेंशन 2 होगी। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने जानबूझ के छोड़ दी है, जो एग्जांपल में मैंने डिटेल के साथ की थी, यहाँ आपने उसको रिप्रोड्यूस भी करना है। हम अब आपने इसी मैट्रिक्स का जो कॉलम्स हैं उनकी डायमेंशंस निकालनी है। तो कॉलम आपस में देखें कि ये कॉलम जो है, कॉलम A3 जो है वो हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ 21 A1, और इस तरह हम इस तरह लिख सकते हैं। ये कॉलम जनरेट हो सकता है, इसको हम 21 से मल्टीप्लाई करें, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें, तो ये कॉलम बन जाएगा। इसी तरह ये कॉलम जो है ये आप देखें कि ये जनरेट नहीं हो सकता, लेकिन ये इसको हम जनरेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर 3 जो है वो इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं, और ये तीनों कॉलम्स आपने पहले प्रूव करना है। ये कॉलम, तीनों कॉलम आपस में, कॉलम कौन सा है? कॉलम 3 एंड कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 5 जो है, सॉरी 4 कॉलम, ये 3 कॉलम आपने प्रूव करना है कि ये तीनों कॉलम आपस में लीनियर इंडिपेंडेंट है। तो फिर आपस ये इसको डिक्लेयर कर सकते हैं कि इसकी स्पेस जो है उसके अंदर उसकी डायमेंशन में 3 होगी। न्यू टॉपिक है द रो स्पेस। इफ A is an m cross n matrix, each row of A has n entries and thus can be identified with the vectors in Rn। यानी हर रो के इसकी, तो देखिए एक रो के अंदर एंट्री कितनी है? 1, 2, 3, 4 और 5, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब ये वेक्टर्स हैं बेसिकली किस के अंदर है? ये R5 के वेक्टर हैं। ठीक है, ये R5 के वेक्टर हैं। तो ये कॉलम्स के ऊपर हमने बनाना है कि रो के अंदर कॉलम्स कितने हैं। The set of all linear combinations of the row vectors is called the row space of A, and it is generated by row A. Thus, row A is a subspace of Rn. Since the rows of A are identified as a column of A transpose,
Thus, we can also write columns of A transpose in place of row A. तो इस मैट्रिक्स में देखें रो 1 के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका मतलब ये बेसिकली एक वेक्टर है जिसके एलिमेंट्स जो है वो 5 हैं। ठीक है, इसी तरह ये दूसरा रो है, इसका ये भी एक वेक्टर है जिसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 5 है, इसके भी 5 हैं, तो 4 रोज हैं और हर रो के अंदर 5-5 एंट्रीज हैं। द रो स्पेस ऑफ ए इज द सब स्पेस ऑफ R5 इन ये जो रो ये हमने देखना ये है कि कितने आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट और ये जनरेट करते हैं R5 को, तो लिहाजा ये हमने सिर्फ ये देखना है कि ये आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो ये इसकी डायमेंशंस की को रिप्रेजेंट करेंगे। नोट if two matrices A and B are row equivalent, then their row space are the same. If B is in echelon form, the non-in row of B for a basis for the row space of A as well as that of B. क्या मतलब कि दो हम अगर दो मैट्रिक्स कंसिडर करें और दोनों अगर रो इक्विवेलेंट हो, एक को हम ए को रिड्यूस करें एचेलॉन फॉर्म के अंदर और वो बी में कन्वर्ट हो जाए, तो इसका मतलब ये जो जो रो स्पेस बी की होगी वही रो स्पेस ए की होगी। ठीक है, वही रो स्पेस ए की होगी। तो इस तरह हम ज़्यादा आसानी से चीज़ों को विजुलाइज कर सकते हैं। आगे मैं एग्जांपल में मोर क्लियर एग्जांपल फाइंड बेसिस फॉर द रो स्पेस एंड द कॉलम स्पेस एंड द नल स्पेस ऑफ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के हमने 3 चीज़ें देखनी है। एक हमने रो स्पेस देखनी है, एक नल स्पेस देखनी है, एक कॉलम स्पेस देखनी है। तो नल स्पेस के लिए और कॉलम स्पेस के लिए प्रोसीजर ऑलरेडी हम बता चुके हैं। यहाँ हम एडिशनल जो है वो रो स्पेस को कैसे देखते हैं। तो अगेन देखें ये मैट्रिक्स जो है इसके अंदर हमने जो रो इक्विवेलेंस एचेलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। इसके ऊपर मैंने 3 ऑपरेशन इकट्ठे कर दिए R2 + 2R1, इसी तरह R3 - 3R1 और R4 - R1 जो है, तीनों ऑपरेशन इकट्ठे कर दिए। इसी तरह यहाँ पे भी 2 ऑपरेशन इकट्ठे किए। तो अब देखें यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है इसके अंदर एक पूरी जो आपके पास रो है वो सारी की सारी 0 हो गई है। तो इस एचेलॉन फॉर्म में अगर हम देखें तो हम ये जो 0 वाली रो है जितनी भी होंगी इसके अंदर वो छोड़ देंगे, बाकी सिर्फ देखेंगे ये 3 रोज हैं। ये 3 रोज आपस में ये बेसिस जनरेट करेंगी ओनली कि ये आपस में लीनियर इंडिपेंडेंट ये वेक्टर तीनों वेक्टर अगर आपस में लीनियर इंडिपेंडेंट है मीन्स कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जो है बनाएंगे और वो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के कोफिशिएंट सारे हमने प्रूव करने वो 0 आ जाए तो फिर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है और फिर ये आपकी जो है बेसिस बनेगी रो ए की। दैट इज नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। For the column space, we observe that the column of echelon form 1, 2, and 4 are linearly independent. 1, 2, and 4 they are linearly independent. Hence, the corresponding column of A are तो नल स्पेस के लिए बुनियादी तौर पे यहाँ हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेना चाहिए जिसके अंदर कॉलम 0 भी हो। ठीक है, तो उसको भी हम इसी तरह ट्रीट करेंगे। एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया तो इक्वेशन की फॉर्म में ये बनेगा। यहाँ से देखें तो x1 जो है वो डिपेंड कर रहा है x3 के, x5 पे, x2 ये चूँकि ऑलरेडी हम कर चुके हैं उसी को हम रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी डायमेंशन जो है ये फ्री वेरिएबल्स 2 है तो इसकी डायमेंशन 2 बनेगी। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको रिपीट। ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है नोन एज द रैंक थ्योरम। द रैंक ऑफ
A matrix A is the dimension of the column space of A. The rank of the A is the dimension of the column space of A. The dimension of column space and the row space of M cross N matrix A are same or equal. This is the formula to find the rank of A. अगर आप इसको एक बहुत सिंपल अंदाज से देखना चाहें तो आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि जो हम रिड्यूस फॉर्म एचेलन फॉर्म बनाएंगे, जो एचेलन फॉर्म बनाएंगे उसके अंदर जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगी, नॉन जीरो रोज जो हैं वो ही बेसिकली रैंक कहलाता है। ठीक है, सिंपल अंदाज में देखेंगे तो आपने एचेलन फॉर्म में बनाना है मैट्रिक्स को, एशेलन फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो आपने सिर्फ ये देखना है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, तो वो आपकी जो है रैंक होगा। तो उसको एक और एंगल से भी देख सकते हैं, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इज इक्वल टू एन। एन क्या है? ये कॉलम, ये टोटल कॉलम जो है, ये कॉलम है। तो रैंक ऑफ ए कैन बी डिटरमिन्ड थ्रू द डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू एन। फॉर एग्जाम्पल, if A is a 7 cross 9 matrix with two-dimensional null space, what is the rank of A? ठीक है, तो solution, since A has 9 columns, this has 9 columns, thus the formula tells us that rank of A plus null of A, क्योंकि नल जो है वो नल स्पेस की डायमेंशन 2 है और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स 9 है, तो यहाँ से रैंक ऑफ ए जो है वो 7 निकलेगा। यानी जो ए को अगर आप रिड्यूस करेंगे एचलेट फॉर्म के अंदर तो नंबर ऑफ लीनियरली नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो है वो 7। नोट दैट फॉर ए मैट्रिक्स of order 6 cross 9, there is not two dimensional null space। यानी इस 6 क्रॉस 9 के अंदर जो नल स्पेस है वो 2 डायमेंशंस की नहीं हो सकती। उसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इसकी रोज कितनी है? इसकी रोज है हमारे पास 6। ठीक है, और अगर डायमेंशन नल स्पेस की बनेगी तो 2 है, तो इसका मतलब टोटल कितने हो जाएंगे? 8। 6 प्लस 2 8, तो 8 इज नॉट इक्वल टू 9। ये 9 के बराबर नहीं आता, लिहाजा इसकी डायमेंशन जो है या तो बढ़ानी पड़ेगी तो या कुछ और होगी। लिहाजा 6 क्रॉस 9 मैट्रिक्स जो है उसकी जो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस है वो कम से कम 3 होनी चाहिए, ताकि 6 प्लस 3 जो है विल गिव अस 9। Also note that for a square matrix n cross n, for a square matrix, we observe that the columns of A form a basis for Rn। यानी ये इस जो कॉलम्स कितने होंगे? कॉलम्स होंगे n कॉलम्स होंगे, और ये कॉलम n कहाँ से पता चलेंगे? ये बेसिकली नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है, ये सॉरी, ये नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो n कॉलम्स हैं, लिहाजा इसके अंदर जो बेसिस होगी उसकी डायमेंशन Rn होगी। यानी इसके अंदर n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे, कॉलम, हर कॉलम जो एक वेक्टर को होगा। तो इसकी कोल ए की ये कोल ए है, इसकी डायमेंशन क्या है? ये इसकी डायमेंशन है। अगर और रैंक ए जो है वो अगर n है तो नल्स जो है वो 0 होगा, इसलिए कि इन दोनों का सम जो है, इन दोनों का सम जो है वो इसकी इक्वल होना चाहिए। तो ये तभी इक्वल होगा जब आपके पास ये 0 हो, तो डायमेंशन, इसकी डायमेंशन क्या होगी? वो 0 होगी। This is a question from the exercise. The matrix below are row equivalent। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स रो इक्विवेलेंट है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वही मैट्रिक्सेस हैं। इन इसके ऊपर अगर हम एचेलन फॉर्म इसको बनाएं, कन्वर्ट करें, तो ये उसकी एचेलन फॉर्म है। तो जो जो रैंक्स, जो कॉलम, ये इस मैट्रिक्स की जो भी डायमेंशन होगी वही इसकी होगी। फॉर एग्जांपल, फाइंड रैंक ऑफ ए एंड डायमेंशन ऑफ नल ऑफ ए। तो यहाँ पे देखें कि इस मैट्रिक्स को की जो रैंक निकालने के लिए हम इसको देखते हैं, तो इसके अंदर
2 रोज़ जो है वो नॉन ज़ीरो है। ये 2 ज़ीरो वाली रोज़ हैं, 2 नॉन ज़ीरो, तो इसका मतलब इसका रैंक जो है वो 2 होगा। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि एचेलॉन फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आपने देखना ये है कि कितनी रोज़ उसकी नॉन ज़ीरो रोज़ हैं, तो वो नॉन ज़ीरो रोज़ जो है वो ही डिटरमिन करेंगी रैंक ऑफ ए। सो तो इसका रैंक जो है वो 2 है। ठीक है? फाइंड द बेसिस फॉर कोल ए एंड रो ऑफ ए। तो बेसिस जो है उसकी हमने अब आपने जो है वो डायमेंशन ऑफ नल ए निकालने के लिए ये फ़ॉर्मूला अगर यूज़ करेंगे, तो इसके अंदर चूँकि नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 5 है, लिहाज़ा रैंक 2 है, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? इसकी डायमेंशन 3 हो जाएगी। वेरी सिंपल टू कैलकुलेट डायमेंशंस के हिसाब से अगर आप देखें, दूसरा प्रोसीजर वही है जो हम पहले अडॉप्ट कर चुके हैं कि हम होमोजेनियस इक्वेशंस के अंदर नॉन फ्री वेरिएबल तलाश करेंगे और फिर वहाँ से हम बताएँगे कि इसकी डायमेंशंस क्या है। For the basis of col A, we observe that the first two columns of A form a basis of the। तो ये दो कॉलम आपस में बना इसलिए कि जो हम रिड्यूस फॉर्म में देखेंगे जो मैट्रिक्स है उसके अंदर भी ये दो कॉलम्स होंगे जो आपस में लीनियर इंडिपेंडेंट है, तो ये बेसिस आपकी जनरेट करेंगे। The non-zero rows of B form a basis for row space. These are the two non-zero rows और यही बेसिस जनरेट करेंगी, तो इसकी डायमेंशन ऑलरेडी हम देख चुके हैं, इसकी डायमेंशन 2 है। For the null A, the next step is to perform row operation on B to obtain the reduced echelon form of A. This is question number 5 of exercise 4.6 of the same book by the same author, David C. Lay. If a 3 cross 8 matrix has rank 3, find the dimension of null A and dimension of row A and the rank of A transpose। तो यहाँ पे देखें कि मेरे पास इसका ऑर्डर जो है ये है, तो इसका मतलब ये फार्मूले के हिसाब से रैंक ऑफ ए प्लस डायमेंशन नल ए शुड बी इक्वल टू 8। तो अगर इसकी रैंक 3 है तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ नल ए जो है वो 5 होगी। तो डायमेंशन ऑफ रो ए जो है वो डायमेंशन ऑफ कोल ए के बराबर होगी, तो ये 3 है। रैंक ए ट्रांसपोज जो है वो रैंक ए, ये बाय द फार्मूला जो ट्रांसपोज का रैंक होगा वही ए का रैंक हो, तो इसकी भी जो रैंक है वो 3 है। So that is the solution to this equation, and here we come। तो यहाँ पे मेरा वीडियो लेक्चर ख़त्म हो गया है। इस पीडीएफ में देखेंगे तो एक और पेज अटैच्ड है जो असाइनमेंट के तौर पे है। आप इसको देखेंगे तो ये जितनी मैंने एग्जांपल्स की हैं, ये क्वेश्चन किए हैं, बिल्कुल उसके पैरेलल आप इसको कर सकते हैं सॉल्व, नो प्रॉब्लम एट ऑल।